रूस और यूक्रेन को लेकर। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रूसी सेना पिछले कई घंटों से यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रही है और रूस की एयर स्ट्राइक का समय तेज हो गया जब जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया कि वो न तो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम करेंगे और ना ही रूस को 1 इंच जमीन देंगे। जेलेंस्की के ऐलान करने के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो गई है और जिसके बाद रूसी सेना एक बार फिर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बता दें कि जेलेंस्की ने यह घोषणा उस समय की जब ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच जो है युद्ध विराम को लेकर ट्रंप पुतिन की शर्तों पर राजी हो गए हैं, लेकिन जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की के इस बयान से ट्रंप और पुतिन दोनों भड़क गए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बीच जेलेंस्की का बयान सामने आया। यूक्रेन के बिना नहीं होगा कोई फैसला, रूस की शर्तों पर नहीं करेंगे हम युद्ध विराम, रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, यूक्रेन शांति के लिए फैसला लेने को तैयार है। यह बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और जेलेंस्की ने साफ तौर पर यह मना कर दिया कि रूस की शर्तों पर फैसला हम नहीं मानेंगे, रूस की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं होगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, यानी कि ये माना जा रहा है कि ये लड़ाई अभी आगे और लंबी चलेगी। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, लड़ाई अभी और चलती हुई ये नजर आ सकती है। जिस तरीके से जेलेंस्की का बयान सामने आया, जेलेंस्की ने कहा कि हम रूस की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं करेंगे और बिना यूक्रेन के कोई भी फैसला नहीं होगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई, अपडेट निकलकर सामने आई। और दूसरी ओर जिस तरीके से ये जानकारी भी सामने आई थी कि ट्रंप और पुतिन के बीच जिस तरीके से बात हुई है, ट्रंप और पुतिन जो है वो सहमत नजर आए थे तमाम मुद्दों को लेकर बात करके, और ट्रंप ने भी पुतिन की बातों से सहमति जताई थी युद्ध विराम के लिए। ट्रंप को जेलेंस्की की चेतावनी के बारे में बात करते हैं, जहां यूक्रेन के बिना नहीं होगा कोई भी फैसला, यूक्रेन को शामिल किए बिना शांति समझौता पूरी तरीके से अप्रभावी होगा और रूस की शर्तों पर नहीं करेंगे युद्ध विराम, रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, यूक्रेन के नागरिक अपनी जमीन को कब्जा करने वालों को नहीं देंगे, यूक्रेन शांति के लिए फैसला लेने को तैयार है और हम सभी को एक वास्तविक शांति की जरूरत है, यूक्रेन की संवैधानिक अखंडता का सम्मान होना चाहिए। तो जेलेंस्की का यह बयान सामने आया है और जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि बिना हमारे युद्ध विराम नहीं होगा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश मिश्रा जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत अखिलेश जी आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जो स्थितियां इस वक्त ये बनती हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच क्या आपको लगता है कि 15 अगस्त को जब पुतिन और ट्रंप मुलाकात करेंगे तो युद्ध विराम संभव हो पाएगा? अखिलेश जी आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। चलिए हम संपर्क करेंगे अखिलेश जी से, उनसे बातचीत करेंगे हम, लेकिन लगातार जिस तरीके से मुलाकात भी होनी है। जी हाँ अखिलेश जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है जी। हाँ देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई समझौता या युद्ध विराम हो पाएगा, क्योंकि ट्रंप के पहले भी अगर देखा जाए तो रशिया की और अमेरिका की एक बहुत जबरदस्त दुश्मनी रही है, कॉम्पिटिटिव माहौल रहा है। और जिस हिसाब से रशिया को जानबूझ करके नाटो ने स्पेशली यूएसए की अगुवाई में किया है, तो पुतिन इस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और अगर पुतिन कंप्रोमाइज करेंगे तो उनकी शर्तें ऐसी होगी कि जिससे मतलब ये निकलेगा, मीनिंग या मैसेज ये जाएगा कि रूस की जीत हुई है। क्योंकि अगर यूक्रेन को सपोर्ट वगैरह ना मिले तो यूक्रेन की कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है रसिया के सामने, तो युद्ध विराम को छोड़ करके बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। और युद्ध विराम पे अगर सहमति होगी तो पुतिन के शर्तों पे होगी कि क्या मैसेज दुनिया को देना है। जी जी अखिलेश जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार इस पूरे युद्ध को लेकर बात करें, ट्रंप हमेशा से चाहते थे कि इसका श्रेय भी उन्हें मिले कि युद्ध विराम उन्होंने करवा दिया। जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ट्रंप अपने चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त का भी मुझे उनका बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता
तो मैं इस युद्ध को तुरंत ही रुकवा देता। यानी कि क्रेडिट टेकिंग की जो बातें सामने आती हैं ट्रंप को लेकर, वो भी कह सकते हैं कि ट्रंप किसी भी तरीके से क्रेडिट लेना चाहते हैं कि उन्होंने इस युद्ध को रुकवाया। देखिए, ट्रंप की एक चीज से पूरी दुनिया बड़ी प्रभावित थी। कैंपेन के पहले ही, इलेक्शन के जी टाइम पे ही, चुनाव के पहले ही उन्होंने ये बोला था, यानी वो युद्ध के खिलाफ थे। वो ये बोलते थे कि शांति होनी चाहिए, ये सारे युद्ध नहीं होने चाहिए। जी तो पीसफुल गेस्चर ये बहुत अच्छा था और दुनिया इससे प्रभावित भी थी। जी लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उनके जो डिसीजंस रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से एक्टिव वॉर नहीं तो शीत युद्ध पूरी दुनिया में, कोहराम प्राइस वॉर वगैरह ये सब चीजें जो करके उन्होंने किया है, लेकिन ये ब्रिगेशियस मैनर रहा है। जो आदमी खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और जी बिना कोई दूसरा आदमी क्रेडिट नहीं दे रहा है, अपने आप वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैंने ये रुकवाया। भारत और पाकिस्तान के केस में भी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी यही हुआ, वो झूठे और गलत साबित हुए। और रशिया तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, क्योंकि पुतिन वैसे भी अगर देखा जाए तो बड़े स्टबॉर्न नेचर के हैं पुतिन है, और इसका कोई रोल भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब की बार अगर वो ये क्लेम करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये उनका एक बेवकूफी भरा स्टेटमेंट और वो होगा। दुनिया जब आपको क्रेडिट दे तो वही क्रेडिट वैल्यूएबल और एक्सेप्टेड होती है। खुद जी क्रेडिट लेना, सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन, जी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जी अखिलेश, लेकिन जी दूसरी ओर एक गौर करने की बात यह भी है कि ट्रंप बड़े मंच पर आकर ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता, युद्ध मैं रुकवाना चाहता हूं जब से राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन दूसरी ओर ट्रंप ही वो राष्ट्रपति हैं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, यूक्रेन को मिसाइलें दे रहे हैं कि यूक्रेन रूस के ऊपर अटैक कर सके। हाँ, देखिए, अमेरिका के बेसिक नेचर को एज ए कंट्री अगर देखा जाए तो उसके जी बेसिक नेचर को समझना चाहिए। वो जी चाहे ट्रंप रहे हो या जी इसके पहले के भी अमेरिका के सैकड़ों साल, 200-250 साल उनका लोकतंत्र का इतिहास है, अगर सबको उठा के देखा जाए जी तो अमेरिका की एक ये राष्ट्रीय नीति है कि हर तरीके से अपने हित को साधना, स्पेशली सीआईए वगैरह जो उनकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है, तो वो एक तरफ दुनिया को दिखाते कुछ और है और भीतर भीतर होता कुछ और है। जी तो जो स्ट्रेटजिस्ट है या जो इन चीजों के माहिर है, जानकार है, जैसे मैं, अगर मुझे देखा जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं अमेरिका के पर्टिकुलर इंडिविजुअली किसी राष्ट्रपति या ट्रंप के जो है नेचर का नहीं, क्योंकि जी वो भी प्रेशराइज रहते हैं सीआईए वगैरह इन सब एजेंसी के हाथों में। तो उनके इंडिविजुअल नेचर का कोई मैनर नहीं है। ये अमेरिका की राष्ट्रीय और घोषित नीति है कि जहां अपना फायदा बने किसी भी तरीके से करके, एक तरफ शांति की भी बात करेंगे और दुनिया भर में जितने युद्ध हुए हैं तो देखा जाए तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सीआईए या षड्यंत्र वगैरह, जो अभी बांग्लादेश का उदाहरण लीजिए, जी वहां पे षड्यंत्र में ऑफकोर्स सीआईए और अमेरिका वगैरह इन्वॉल्व थे, बात शांति की करते हैं। तो लोगों को, दुनिया को ये समझना चाहिए और मेरे ख्याल से शायद अब वो समझ गया है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का एज है, बातें कहीं ना कहीं खुल के सूनर और लेटर जो है ग्लोबल वर्ल्ड में आ ही जाती हैं। तो कोई इस पे विश्वास नहीं करेगा, इसमें आश्चर्य करने की भी बात नहीं है। दुधारू तलवार, दोहरी नीति अमेरिका की हमेशा रही है। जी आप अखिलेश जी, आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां ट्रंप पुतिन की बैठक से पहले यूरोप में मंथन हो रहा है। यूरोपीय नेताओं की बड़ी बैठक हुई है आज और अमेरिका को सख्त संदेश देना मकसद है। यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति हुई है और यूक्रेन को सैन्य आर्थिक मदद जारी रखने पर चर्चा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति, और यूक्रेन को लेकर जिस तरीके से अपडेट सामने आई है और यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद जारी रखने पर चर्चा, उससे जुड़ी एक जानकारी जो है सामने आ रही है ट्रंप पुतिन के बैठक से पहले कि ये जानकारी जो है निकलकर सामने आई है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आई है। तो कुछ और जानकारी अपने दर्शकों तक हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी पहुंचा दें कि किस तरीके से लंदन में नेटो देशों की अहम बैठक है, उस बैठक से जुड़ी ये अपडेट है। ट्रंप पुतिन की बैठक से पहले यूरोप में मंथन हो रहा है। यूरोपीय नेताओं की बड़ी बैठक से जुड़ी अपडेट है, जहां बैठक का मकसद यह है कि अमेरिका को यूरोप का सख्त संदेश देना, यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाना और यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद जारी रखने पर चर्चा करना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक ये हो रही है और जिस तरीके से हम चर्चा भी कर रहे हैं, इस चर्चा के बीच ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अखिलेश जी, रुक करूंगा मैं आपका, और जिस तरीके से मेरा ये अंतिम सवाल अभी आपसे था, उससे जुड़ी अपडेट भी निकलकर सामने आई। एक और युद्ध रुकवाने की बातें कही जा रही हैं, एक और ये कहा जा रहा है कि सीज फायर हो, एक और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन हमले ना करे, रूस हमले ना करे, लेकिन दूसरी ओर बड़े बड़े हथियार यूक्रेन को मुहैया करवाना, इसको लेकर बैठक भी हो रही है।
हाँ देखिए, मैंने अभी शुरू में ही बोला कि जी। अमेरिका की जितनी नीतियां हैं वो अपने फायदे के लिए हैं, डबल एजेस, मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। दुनिया में ये मैसेज कुछ और देते हैं मीडिया और मीटिंग के सहारे, और अंदर अंदर ग्राउंड लेवल पे इनकी एक्टिविटी कुछ और चलती रहती है। हमें भूलना नहीं चाहिए, आपके दर्शकों को भी भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका की इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है वो हथियार है, पहले नंबर पे। अमेरिका की रिचनेस का कारण भी आप ये देखिए, कुवैत वगैरह अभी गए थे, वहां पे 3 या 5 ट्रिलियन डॉलर का सेल्समैनशिप करके आए थे, हथियार बेचे थे। कुवैत वगैरह या वहां पे छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ है, सऊदी अरेबिया की शायद 7 करोड़ है, उनको इतने हथियारों की जरूरत भी नहीं है। तो आप जबरदस्ती क्यों बेच रहे हैं? खैर वो फोर्स्ड सेल था, लेकिन हथियार बेच करके ही जो पहला सोर्स ऑफ इनकम है वो हथियार बेच करके ही है। तो दुधारू गाय को कभी भी जो है खत्म नहीं करना चाहेंगे, चारा ये देते रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी का दूध यानी पैसा या इनकम जो अमेरिका को मिलेगा वो वॉर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगता है कि देखिए, दोनों चीजें, एक तरफ वॉर खत्म करने की बात कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं, दूसरी तरफ हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था, एज ए कंट्री अमेरिका, यूएसए की नीति को और नेचर को समझना चाहिए, न कि करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या किसी और अधिकारी की, वाइस प्रेसिडेंट, उनके इंडिविजुअल नेचर या प्रवृत्ति या थॉट का कोई मतलब नहीं है यूएसए में। वो उनकी अपनी नीति है यूएसए की, एज ए कंट्री की, पूरे ग्लोब पे, पूरी दुनिया पे अपना कब्जा कैसे करके रखें, जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड में इकोनॉमी पे कब्जा कैसे हो, बाजार में कैसे हो, और उसके लिए अगर सैन्य कार्रवाई करनी पड़े तो अमेरिका चूकता नहीं है। तरह तरह के बहाने लगा करके वो अटैक करता है। 50 अटैक की स्टोरी पड़ी है जो कि दुनिया जी। जानती है। जी बिल्कुल। जी अब अखिलेश जी, दूसरी ओर लेकिन अगर इस बैठक को लेकर बात करें, हम लोग को लेकर बात करें, अब बड़ी बात यहां पर यह है कि जो यूक्रेन पहले बैकफुट पर था वो अब फ्रंट फुट पर है, यानी कि लगातार वो सामने से आकर हमले कर रहा है और रूस के अंदर जो तमाम जगहें हैं उनको टारगेट कर रहा है, हमले कर रहा है, और उसने साफ कर दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके पीछे कारण है कि पीछे नहीं हटने के पीछे का कारण यह है क्योंकि पीछे की सप्लाई लाइन अभी वहां पे बरकरार है। जी। तो जब तक सप्लाई लाइन बरकरार रहेगी पीछे से, तो यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वंस अ वॉर हैज बीन स्टार्टेड, तो जो आपका स्टॉक अप होता है, जो पाइल्ड मटेरियल होता है, चाहे जी। आर्म्स एंड जी। एम्यूनिशन हो चाहे रसद हो, एक बार में तो आप एक लेवल पे उसको यूज कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। इकोनॉमी हिल जाती है अच्छे अच्छे देशों की। लेकिन जहां पूरा नाटो, मतलब 30-40 से ज्यादा देश और यूएसए मिलके सप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो एक तरीके से कालजयी टाइप का यूक्रेन हो गया है कि भाई चलो कितना भी करो, आदमियों के, सैनिकों के मरने मारने की कोई चिंता ही नहीं है। मटेरियल आ रहा है, युद्ध, मतलब युद्ध की सामग्री, तोप वगैरह सब चीजें आ रही हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो आदमी तो ऐसे में बहुत सालों तक लड़ सकता है। तो रसा को भी अगर वार जीतना चाहता है तो जब तक सप्लाई लाइन को ब्रेकअप नहीं करेगा, गर्भनाल को वो कट नहीं करेगा, तब तक यूक्रेन को रोका नहीं जा पाएगा। या तो फिर भयंकर तबाही कर दिया जाए कि सब कुछ खत्म होके और ग्राउंड लेवल पे मिलिट्री वहां कब्जा कर ले, तभी रुक सकता है। जी। इस बीच हमारे साथ मनन द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। मनन जी, बहुत स्वागत है आपका। मनन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जहाँ एक और पुतिन और ट्रंप की ये मुलाकात हो रही है इस टैरिफ वॉर के पूरे बीच, जिस तरीके से पूरी स्थिति बड़ी असमंजस सी बनी हुई है विश्व में, और दूसरी ओर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बीच जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि आप मुलाकात चाहे कितनी भी कर लो, आप चाहे खुद कितने भी फैसले ले लो, लेकिन मैं उन फैसलों को तब तक नहीं मानूंगा जब तक मेरी हामी नहीं होगी। जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हमको अभी अपने अपने हॉर्सेस को दौड़ाना नहीं चाहिए जी। और एज स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हमें ट्रंप और पुतिन की जो वार्ता अभी स्लेटेड है उसका वेट करना चाहिए। उसके अलावा हम ट्रंप के ऊपर देखें तो ट्रंप साहब ने भी कुछ गलतियां की हैं। पहली गलती तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा था और बहुत कम लोग इस बात को आगे बढ़ा रहे थे या इसके बारे में बातचीत कर रहे थे कि जब आपने जेलेंस्की को रशिया जैसे सुपर पावर के सामने युद्ध में फुल फ्लेजेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो ह्यूमैनिटेरियन तरीके से और एक तरीके से जेनोसाइड कमिट कर लिया है अब तो पुतिन ने यूक्रेन की पॉपुलेशन का, तो उस समय कितना सपोर्ट अमेरिका दे पाएगा ये भी एक शंका का विषय था।
और कितना सपोर्ट यूरोपियन यूनियन और नेटो दे पाएगा। और मैंने, जैसे कि मैं पहले कह रहा था, मैंने कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड देने की भी आवश्यकता थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग वॉर मॉन्गर बन जाएं और वर्ल्ड वॉर ही डिक्लेयर कर रहे हैं, ये समझना और इस चीज को ऐसे इंटरप्रेट करना एक तरीके का नैरो माइंडेड और बड़ी पेरोकियल थिंकिंग होगी। पर बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत थी और है यूक्रेन में, और इसके लिए जेलेंस्की कई बार कह चुके हैं। इस बात को कहीं पर भी उकेरा नहीं जा रहा है। पर सबसे बड़ी बात है, जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो समिट हुई, उसमें जिस तरीके से ट्रंप साहब ने हास्यास्पद तरीके से ह्यूमिलेट किया ट्रंप जेलेंस्की को, और यहां तक बोला कि आप सूट वूट क्यों नहीं पहनते हैं, ये वॉर फटीग्स में क्यों घूमे रहते हैं, हमारे मार्को रूबियो से नंबर लीजिए इनके टेलर का और अपने लिए एक सूट सिलवाइए। तो इस तरह की बचकाना और हास्यास्पद चीजें डिप्लोमेसी में, इमीडिएट डिप्लोमेसी में, पब्लिक डिप्लोमेसी में, जिसको हम कह सकते हैं मीडिया डिप्लोमेसी में, हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जेलेंस्की से ये हुई कि जेलेंस्की साहब को पहले तो रशिया से युद्ध करना ही नहीं चाहिए था, और जब युद्ध किया तो उनको पूरी तरीके से सपोर्ट के बारे में आश्वस्त होना चाहिए था। क्योंकि अगर हम 2022 के बाद के डेवलपमेंट्स देखें तो हम पाएंगे कभी इटली और जर्मनी से लियोपोल्ड टैंक्स लेट हो रहे हैं, कभी मिसाइल्स और पेट्रियट सिस्टम्स लेट हो रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका की तरफ से वॉर इक्विपमेंट लेट हो रहा है। तो इन सब चीजों के चलते यूक्रेन कभी भी एक धारदार काउंटर ऑफेंसिव नहीं दे पाया। जबकि मैं कहूंगा कि जेलेंस्की की सफलता तो है, एक छोटी सफलता तो है कि कुर्स्क के रीजन में काउंटर ऑफेंसिव किया जेलेंस्की ने 2-3 महीने पहले, और रशिया की बहुत टेरिटरी और लैंड को वो सीज कर पाए। पर मुझे अब लगता है कि ट्रंप और पुतिन की जो वार्ता होने वाली है, इसके लिए हमको वेट करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ वॉर चला रहे हैं, तो और जिस तरीके से वो भारत को और बिल्कुल मनोज, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। ये देखना चाहिए कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट सेट है। बाल्टिक देशों पर हमला करेगा रूस। रिपोर्ट्स के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है, जहां लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर हमला करने की तैयारी है। शांति वार्ता से पहले बाल्टिक देशों पर खतरा इस वक्त मंडराने लगा है। बाल्टिक देशों के विरोध के चलते पुतिन जो है वो गुस्से में है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बाल्टिक देशों पर हमला कर सकते हैं पुतिन। अखिलेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर एक सामने आई है, क्या जो ये वॉर एम्ड सिचुएशन इस वक्त चल रही है, क्या इस वॉर की सिचुएशन में रूस ये खतरा लेगा? क्या वो कई मोर्चों पर जंग खोलेगा? बाल्टिक देशों पर हमला वो कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वो हो गया है, युद्ध हो गया है। एक जमाना था जबकि मैन पावर यानी कि सोल्जर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी अगर कई मुहाने पे, कई वॉर फ्रंट पे आपको लड़ना है। तो रशिया के पास अनडाउटली अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत है, जहां मिसाइलों से और ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। तो रशिया भी उसमें एक तरीके से अद्वितीय है। दुनिया के किसी भी कोने पे वो अटैक कर सकता है। तो एक दो और देशों के साथ इंगेज होने में रसिया को टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इतने ज्यादा बम, गोले वगैरह जो आर्म्स एंड एमुनेशन होते हैं उसकी भी कमी रसिया के पास नहीं है। रसिया के पास स्टोरेज भी, इसके पहले यूक्रेन के पहले अगर युद्ध नहीं हुआ था तो भी रसिया के पास कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन फैसिलिटी थी, क्योंकि आर्म्स एंड एमुनेशन वो भी कई देशों को सप्लाई करता था, बेचता था। तो आर्म्स एंड एमुनेशन की स्टोरेज और प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन लाइन जो होती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन लाइन, वो रसिया के पास जबरदस्त है। तो वो 2-4 देशों के साथ और भी वो लड़ सकता है अगर उसको ये लगता है कि ये देश भी हमारे खिलाफ जा रहे हैं या खुराफात कर रहे हैं। और पुतिन जैसा आदमी जो कि उसी फील्ड में उनका कैरियर रहा है, जो बड़े स्टेपबान है, आप देखा जाए बहुत जिद्दी टाइप के हैं अपने राष्ट्र के लिए, तो डेफिनेटली वो इंगेज कर सकते हैं, उनको गुरेज नहीं होगा। जी ठीक है।
मनन जी, दूसरी ओर मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से बाल्टिक देशों पर हमले की खबर निकलकर सामने आई है, मुझे जर्मनी की याद आती है। जिस तरीके से अगर हम विश्व युद्ध 2 को याद करें, जिस तरीके से जर्मनी पहले एक मोर्चे पर सोवियत संघ से लड़ाई कर रहा था, इसके बाद जर्मनी का मोराल इतना अप हो गया कि उसने 2 मोर्चे पर लड़ाई खोल दी, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट पर। और उसकी हार का सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है, क्योंकि जब सेनाएं 2 जगह पर डिवाइड हो गई तो वो हार गया। क्या आपको लगता है कि रूस इस तरीके से कोई बड़ी गलती करेगा? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को पुरजोर तरीके से सपोर्ट करूंगा अभिषेक जी। मैं यहाँ पर ये कहूंगा, आपने जो एग्जांपल दिया है वो वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जांपल है और ये उदाहरण बिल्कुल सही है। पर जो गलती जर्मनी ने की थी वर्ल्ड वॉर 2 में, द्वितीय विश्व युद्ध में, वही गलती अब रशिया करने जा रहा है या शायद करेगा। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा कि लाटविया और लिथुआनिया पे अटैक रशिया करेगा या नहीं करेगा। पर जिस तरीके हिटलर को भी काफी लोगों ने ये कूटनीतिक सलाह दी थी, ये मिलिट्री सलाह दी थी कि आप एक मोर्चा ही खोले रखिए, आप यूरोपियन मोर्चा ही खोले रखिए, मतलब आप वेस्टर्न मोर्चा ही खोलिए। और अगर आप रशिया की तरफ अटैक करते हैं तो रशिया के बारे में कहा जाता है कि वहां की मिलिट्री तो बाद में आएगी, पर जो रशिया की जो वेदर है, जो उनका स्नो मॉन्स्टर है, वही एक तरीके से, और डिस्टेंसेस जो हैं, जो दूरियां हैं, बड़ा डीप कंट्री है रशिया, वही काफी है किसी भी एंटागोनिस्ट या किसी भी विरोधी आर्मी को रोकने के लिए। इतिहास में मैं एक बार ब्रीफली फिर जाऊंगा, जर्मनी ने काफी हद तक सक्सेस अटेन कर ली थी, थर्ड रीच ने अटेन कर ली थी सक्सेस, कि वो लेनिनग्राड, मॉस्को और वहां के बड़े सिटीज तक हिटलर की आर्मी पहुंच गई थी। और वहां से रिवर्सल चालू हुआ। वहां से एक तरीके का, उनके हम पब्लिकेशंस देखें, जो बचपन में हम बच्चों को कोल्ड वॉर के एक रणनीति के द्वारा रशिया का लिटरेचर स्कूलों में बांटा जाता था, स्कूलों में उसकी बिक्री होती थी, उसके थ्रू हम ये पाएंगे कि लेनिनग्रेड की बैटल के बाद से बिल्कुल बैकअप हुई जर्मन फोर्सेस, और वो बैकअप होती रही तो गुरिल्ला वॉरफेयर और अवचक अटैक्स के कारण जर्मन फोर्सेस हार गई और एक तरीके से एक दाहिना हाथ ही कट गया थर्ड राइच का। तो मुझे लगता है कि कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट से अगर हम इसको जोड़ें तो रशिया बहुत बड़ी गलती करेगा अगर वो युद्ध को नेटो कंट्रीज के बीच में और फैलाता है, क्योंकि मैं यहाँ कहूं रशिया के पास भी उतने रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के बैंकिंग सैंक्शंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, रशिया के ऊपर, जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी रोक रखा है पुतिन को वैश्विक समिट्री में जाने से पहले जाने के लिए, उसके चलते रशिया भी 3-4 फ्रंट पे या 2 फ्रंट पे एक सक्सेसफुल लड़ाई नहीं लड़ सकता। और अगर ऐसा फैलाता है वो, तो मिड यूरोपियन और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें शामिल होंगे और अमेरिका भी पीछे नहीं रहेगा। हम अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट, अमेरिका की स्वार्थ सिद्धि की तरफ नहीं जाए, पर ये पूरी तरीके से एक बैलेंस ऑफ पावर गेम हो जाएगा, तो युद्ध फिर निश्चित हो जाएगा बड़े स्केल का। मेरी समझ मुझे ये बताती है अभिषेक जी। जाहिर तौर पर था जिस तरीके से आपने जिक्र किया। दूसरी ओर अखिलेश जी, जिस तरीके से इस पूरी लड़ाई को लेकर बातें चल रही हैं, अगर बात यूक्रेन को लेकर की जाए, जिस तरीके से यूक्रेन ने ये ऐलान किया कि हम नहीं रुकेंगे, अब हम हमले करते रहेंगे, लेकिन दूसरी ओर रूस भी ये कह रहा है कि जो हमारे टारगेट है, जब तक हम उन्हें अचीव नहीं कर लेते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी तक देखा जाए तो दोनों देशों का जो मनोबल है, चूंकि यूक्रेन का हम पहले ही बता चुके हैं कि पाइपलाइन उनकी सप्लाई की मेंटेन है, खुद प्रोडक्शन करे या ना करे, बहुत सारे देश यूएसए वगैरह मिलके दे रहे हैं, तो मोराल तो हाई रहेगा ही रहेगा। रशिया का जो मोराल है, देखिए उसके पीछे कारण ये है कि रशिया एक सुपर पावर देश रहा है, उसकी एक इमेज रही है और हिस्टोरिकल इमेज रही है। तो अपनी उस हिस्टोरिकल इमेज को बचाने के लिए रशिया भी बैकफुट पे नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी वर्षों की, दशकों की, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो उसकी एक हिस्टोरिकल इमेज बनी सुपर पावर की, वो फीकी पड़ेगी। तो कोई भी राष्ट्रपति जो होगा वो इस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। दिस इज द फैक्टर, ये रीजन है जिसके कारण रशिया भी पीछे हटना नहीं चाहता। दूसरे फैक्टर और भी है कि यूक्रेन वगैरह जो है, अगर अमेरिका के साथ आ जाए, नाटो में अगर शामिल हो जाए,
तो रसिया के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। उसमें कुछ और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि बिना जमा हुआ पानी समुद्र का, समुद्री यात्रा के लिए मटेरियल वगैरह जहाजों के आने जाने के लिए इसकी थोड़ी दिक्कत रसिया में है। तो रशिया तो नहीं हटेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत जबरदस्त चैलेंज है। अगर वो पीछे हट गया तो आप ये मान के चलिए कि एक तरीके से आत्मसमर्पण होगा, वो जी किसी हद तक जाएगा। देखिए सैंक्शन वगैरह तो पहले भी लगे थे, लेकिन रशिया ने अच्छी कमाई की उसी सैंक्शन के दौरान, अपने पेट्रोल वगैरह बेच करके। वो हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी होती है, इंटरनल इकोनॉमी होती है, वो उससे सरवाइव करेंगे। ये तो सर्वाइवल की यहाँ पे बात आ गई है जिस हिसाब से युद्ध हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। मनन जी, दूसरी ओर अगर बात इस पूरे मामले को लेकर करें, इस मुलाकात को लेकर थोड़ी सी अगर बात की जाए, तो क्या ये मुलाकात जो है वो भारत के लिहाज से भी अहम मानी जाए? क्योंकि जिस तरीके से पुतिन ने भारत का सपोर्ट किया और जैसे ही ट्रंप ने भारत के ऊपर जो टैरिफ है उसको बढ़ाया, पहले चरण में 25% और फिर 27 अगस्त से 25% और, यानी कि 50% कर दिया इस टैरिफ को। पुतिन ने फोन करके बात की, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। अब ऐसे में इस बीच ट्रंप जो है मुलाकात कर रहे हैं पुतिन से। जी बिल्कुल, ट्रंप और पुतिन जो बात करेंगे आपस में वो अच्छी बात रहेगी। और ट्रंप साहब ने बड़े ही रिटोरिकल तरीके में जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे 2024 नवंबर दिसंबर में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया था कि उनकी बातचीत पे तो अब हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि उनकी बातचीत कुछ और होती है और हम उनकी विदेश नीति को कुछ और भारत जैसे चालाक और कैपेबल देश बदल देंगे। तो ट्रंप की बात पे मैं आते हुए कहूंगा, ट्रंप ने ये बात बोली थी कि वो एक दिन के अंदर का समय चाहिए उनको, एक दिन के अंदर वो पुतिन से बात करके युद्ध को, रशिया यूक्रेन के बीच का जो वॉर है उसको रुकवा देंगे। और उन्होंने आकर बातचीत भी की और ऐसी उन्होंने कवायद भी की, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज भी की, पर उससे कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। पहली बात तो ये। पर मुझे लगता है कि भले ही हम लोग रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म की बात करें या मल्टीपोलैरिटी के बारे में कितनी कहानियां बोलते रहे और बड़े ही एकेडमिक तरीके से बात करते रहे कि भाई मल्टीपोलर है दुनिया, अलग अलग पोल्स हैं, सुपर पावर तो अब रह ही नहीं गए, पर मुझे ये सिंबॉलिक बातचीत लग रही है जिसपे सारे विश्व की नजर है और सारे विश्व की शांति, सारे विश्व की पीस और ट्रैंक्विलिटी डिपेंड करेगी कि ट्रंप और पुतिन के बीच में क्या बात होती है। देखिए, नोबेल प्राइज का ट्रंप को मिले या न मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और जहां तक भारत की बात है, ये टाइट रॉप वॉक भारत पिछले 2 साल से कर रहा है कि ना तो हम लोग अमेरिका के पाले में जा रहे हैं और ना ही रशिया को हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये बात तो मैं भी मानूंगा कि कोई अगर राष्ट्र भारत का ट्रस्टवर्दी फ्रेंड रहा है कश्मीर के मसले में या अंतर्राष्ट्रीय मसलों को देखें तो इजराइल पैलेस्टीन के मसले में, तो वो रशिया ही रहा है। यूएन में भारत की बहुत मदद की बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से मुलाकात पुतिन और ट्रंप के बीच हो रही है, इस मुलाकात से क्या कुछ निकलकर सामने आता है और ये युद्ध किस स्तर पर पहुंचता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, अब बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।